आदरणीय प्राचार्य महोदय, वरिष्ठ साहित्यकार श्री नवीन कुमार नैथानी जी, मंचासीन मैडम राखी पंचोला जी, राकेश जोशी जी, संचालिका मैडम पल्लवी मिश्रा मैडम के सभी शिक्षक साथी और प्यारे बच्चों, जैसा कि आज सभी लोग जानते हैं हिंदी दिवस, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में आज के दिन ही संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को इस देश की राजभाषा और देवनागरी को उसकी लिपि घोषित किया गया था। आज का जो विषय है उससे पहले मैं थोड़ा सा एक डिस्क्लेमर दे दूं कि अधिकांशतः हिंदी भाषा या हिंदी दिवस की जब भी बात होती है तो ऐसा होता है जैसे कि हम लोग हिंदी के पक्षधर हैं तो बाकी सारी जितनी अंग्रेजी और अन्य भाषाएं हैं उनके विरोधी हो गए हों, जबकि मैं स्वयं न तो किसी भाषा का विरोधी हूं और मैं ये मानता हूं कि जितनी भी इस संसार में भाषाएं हैं वो सारी की सारी भाषाएं मनुष्य की विभिन्न ज्ञान परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। और आज जिस समय में हम भाषा की बात कर रहे हैं ये बहुत ही खतरनाक समय है। ये इतनी दरिद्रता का समय है जब हमारे हाथों से जो हमारे पूर्वजों की ज्ञान परंपरा की जो अर्जित संपत्ति थी वो धीरे धीरे छींचती जा रही है और हम रिक्त होने के लिए विवश हैं। यह भाषाओं के थकान का समय है और भाषाओं के थकान के साथ साथ यह मनुष्य में विचारों के थकान का भी समय है, क्योंकि जब भाषाएं नहीं होंगी तो विचार नहीं होंगे और विचार नहीं होंगे तो मनुष्य की जो अनंत संभावनाएं हैं उन सारी संभावनाओं का भी अंत हो जाएगा। पूरी पृथ्वी पर आप लोग देखेंगे 21वीं शताब्दी में केवल एक ही विचार हावी है कि वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण और इसके अलावा कुछ भी नहीं। और सारी की सारी दुनिया की अर्थनीति, सांस्कृतिक नीति, भाषा नीति, जितनी भी नीतियां हैं सब उसी पर चलने के लिए विवश है। तो ये अंत का भी समय है। ऐसे समय में एक यूरोप में बहुत बड़े गणितज्ञ और दार्शनिक हुए, उनका नाम था लुडविग विंटेगस्टीन, अगर मैं उनका सही उच्चारण कर पा रहा हूँ। तो लुडविग विंटेगस्टीन का एक कोटेशन है, द लिमिट ऑफ आवर लैंग्वेज मीन्स द लिमिट ऑफ आवर वर्ल्ड। जितनी हमारी भाषा की सीमा है ये संसार भी सीमित है। अगर हमारे पास भाषा की समृद्ध दौलत है तो ये संसार भी, हम इस संसार का जो परसेप्शन है, इस संसार का जो बोध है हमारा उतना ही ज़्यादा गहरा होगा। और मैं ये मानता हूँ कि जिसके पास समृद्ध भाषा है वो प्रेम भी उतनी शिद्दत के साथ कर सकता है, नफरत भी उतनी शिद्दत के साथ कर सकता है और क्रोध भी उतनी ही शिद्दत के साथ कर सकता है। इसलिए केवल हिंदी भाषा की बात नहीं है बल्कि सारी की सारी भाषाओं की जहाँ तक बात है, इन्हीं दार्शनिक ने कहा कि हम जब अपनी भाषा से अन्य कोई भाषा जानते हैं या सीखते हैं तो वह भाषा हमें इस दुनिया को देखने के लिए एक अलग तरीके की खिड़की मुहैया कराती है। और किन्हीं भी दो भाषाओं का जो वर्ल्ड व्यू है, वैश्विक दृष्टिकोण है, वो एक जैसा नहीं हो सकता है। हिंदी के माध्यम से हम अलग तरीके से संसार को समझते हैं, अंग्रेजी के माध्यम से अलग तरीके से समझते हैं, संस्कृत के माध्यम से अलग तरीके से, तो उर्दू के माध्यम से एक दूसरी तरीके से समझने का हमें अंतर्दृष्टि मिलती है। तो भाषा, शिव के पास जिस प्रकार से तीसरा नेत्र है, मनुष्य के पास भाषा एक प्रकार का तीसरा नेत्र है जो इस, और भाषा ही वो माध्यम है जिसने इस पृथ्वी को हमारे लिए संसार बनाया। अगर भाषा न होती तो हम उसी प्रकार से रहते जैसे कि जानवर और पशु रहते हैं। भाषा थी इसलिए सब कुछ संभव हो पाया। आज जितना भी समाज, संस्कृति, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, गणित, दर्शन, जो भी चीज़ें हैं वो तभी संभव हो पाई जब मनुष्य के पास भाषा थी। और ये कौन कहता है कि भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम है, विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है? भाषा इससे ज़्यादा बढ़कर चीज़ है, क्योंकि
भाषा में केवल हम विचारों को ही अभिव्यक्त नहीं करते हैं, बल्कि भाषा हमारी अस्मिता को भी सुनिश्चित करने का काम करती है। जैसे कि मैं 3 वाक्य यहाँ पे बोलूँ तो आप लोग समझ जाएंगे तीनों वाक्यों को सुनकर कि तीनों लोगों का समाज में जो स्टेटस है वो कैसा है। एक वाक्य है, गंगूबाई का पति बेवड़ा है, सरला का पति शराबी है और मिस्टर ओबराय ड्रिंक करते हैं। तीनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन भाषा से हमें ये पता चल रहा है कि तीनों का सामाजिक स्तर कैसा है, कहाँ पर है। भाषा हमारे इतिहास और संस्कृति का उत्पाद भी है और इतिहास और संस्कृति को व्यक्त करने का माध्यम भी है। तो भाषा बहुत ही ज़्यादा जटिल संरचना है, इतनी आसान है नहीं जितना हम उसको समझते हैं। जहाँ तक भारत की बात है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1985 से 1992 तक एक पूरे भारतवर्ष का सर्वे कराया था और उसमें बहुत बड़ा एक रिपोर्ट और डाटा बैंक उन्होंने बनाया और उसमें बताया कि भारत में 4635 समुदाय हैं, 4635 कम्युनिटीज हैं जो उन्होंने आइडेंटिफाई की, जिनके अपनी अलग भाषा है, अलग खान पान है, अलग उनकी संस्कृति है, अलग उनका रीति रिवाज है और 57,401 आइडेंटिटीज हैं। आइडेंटिटीज का मतलब अस्मिताएं, जो एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से अलग करती हैं। इतनी ज़्यादा विविधताओं से भरा हुआ हमारा देश है और धीरे धीरे वैश्वीकरण के बाद केवल हिंदी भाषा पे नहीं, पूरी भारतीय भाषाओं पे और विश्व की जितनी भाषाएं हैं उन पे ये बहुत गहरा संकट इस समय आ रहा है। पूरी दुनिया में लगभग 15,000 भाषाएं बोली जाती थी एक समय में, लेकिन अभी एथनोलॉग का जो 24वां संस्करण आया उसमें उन्होंने कहा कि अब वर्तमान में पूरे दुनिया में 7,139 भाषाएं रिकॉर्ड की गई हैं, जिनमें से 4,065 भाषाएं ऐसी हैं जिनकी रिटन स्क्रिप्ट है, लिखित लिटरेचर भी उनमें मिलता है। लेकिन इन 7,000 से अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में लगभग 41% भाषाएं खत्म हो चुकी हैं या खत्म होने की कगार पे हैं और प्रतिवर्ष 9 भाषाएं हमारी मर रही हैं। और अगर यही दर भाषाओं के मरने की रही तो आने वाले 2080 तक ये जो 7,000 भाषाएं हैं इसमें से 90% भाषाएं मर चुकी होंगी। तो ये केवल भाषाओं के मरने का प्रश्न नहीं है और केवल हिंदी को बचाने का सवाल नहीं है। हिंदी के जहाँ तक मैं बात करूँ तो हिंदी में सबसे पहले एक सर जॉर्ज ग्रियर्सन थे जो एशियाटिक सोसाइटी के सचिव भी रहे और उन्होंने 1894 से 1928 के बीच में पूरे भारतवर्ष का, पाकिस्तान भी तब यही था, बांग्लादेश भी यही था, पूरे भारतवर्ष का उन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से सर्वे किया और उन्होंने जो 1928 में 21 खंडों में उसको प्रकाशित किया। एक अकेले अंग्रेज आदमी ने, आयरिश थे वो बेसिकली, और उन्होंने ये बताया कि भारतवर्ष में 700-800 भाषाएं हैं। यहाँ तक कि उनका काम इतना ज़्यादा विस्तृत और ब्यौरेवार है कि उन्होंने गढ़वाल की जौनसारी, गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली, सिरमौरी, इन भाषाओं का भी उस भाषा सर्वेक्षण में जिक्र किया है। 1961 की जो जनगणना हुई थी उसमें 1652 भाषाएं रिकॉर्ड की गई। तो 1961 का जो भारत में जनगणना हुई उसमें 1652 भाषाएं रिकॉर्ड की गई। 1971 में उसके ठीक 10 वर्ष बाद जो जनगणना हुई उसमें भाषा की संख्या 108 हो गई, क्योंकि 1971 में जो जनगणना हुई उसमें सरकार ने ये कहा कि ऐसी कम्युनिटी जो या ऐसी भाषाएं जिनके बोलने वालों की संख्या 10,000 से कम हो उनकी काउंटिंग हमको नहीं करनी है। तो भाषाओं की संख्या गिर गई। सर जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद लगभग ठीक 100 साल बाद स्वतंत्र भारत का पहला भाषा सर्वेक्षण हुआ और बड़ोदरा में एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर जी.एन. डेवी के नेतृत्व में, और इसमें सरकार का कोई पैसा नहीं लगा और जी.एन. डेवी ने लगभग 3,000 लोगों की मदद ली, जिसमें भाषा वैज्ञानिक भी थे, इतिहासकार भी थे, समाज विज्ञानी भी थे।
और इन लोगों ने पूरे भारतवर्ष का भाषा सर्वेक्षण किया और इसमें उन्होंने 860 भारतीय भाषाओं की पहचान की जो आज भी भारत में जीवित भाषाएं हैं, 860। और जीएन डेवी का एक इंटरव्यू है कि इंडिया बिकमिंग अ ग्रेवयार्ड ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, कि भारत जो है भारतीय भाषाओं की कब्रगाह बनने जा रहा है जिस तेजी के साथ भारतीय भाषाएं खत्म हो रही हैं। और जीएन डेवी ने कहा कि अगर एक भी आदमी उस भाषा को बोलता है तो हम उसको दर्ज करेंगे। जैसे कि त्रिपुरा में एक चैमल भाषा है जिसको बोलने वाले केवल 5 लोग बचे हुए हैं, उन्होंने उसको भी रिपोर्ट किया अपने भाषा सर्वेक्षण में। और 2013 में वो भाषा सर्वेक्षण 50 खंडों में प्रकाशित हुआ है ओरिएंटल ब्लैक स्वान से। तो और उसमें बड़ी रोचक जानकारी है भारतवर्ष के बारे में कि अरुणाचल में मैक्सिमम भाषाएं हैं 66। इसी तरीके से महाराष्ट्र में, गुजरात में और कर्नाटक में 50 से ऊपर भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन उन्होंने इस बात पे भी चिंता व्यक्त की कि भारत की इतनी ज़्यादा भाषाई जो विविधता है वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है, क्योंकि जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में एक मुस्लिम कम्युनिटी रहती है जिसका नाम है सिद्दी। सिद्दी कम्युनिटी का जो है, अभी भी गुजरात में जाएंगे तो उनके घुंघराले बाल और काले फीचर वगैरह सब मिलेंगे। वो सिद्दी लैंग्वेज जो है उन सिद्दी मुसलमानों ने बोलना छोड़ दिया है। इसी तरीके से हिमालय की जो हमारी भाषाएं हैं जैसे सिरमौरी है और जौनसारी है, धीरे धीरे ये भी लुप्त होने की कगार पे जा रही हैं। तो किसी भाषा का मरना या किसी भाषा का मरना उस अर्थ में नहीं है कि हम उससे बिना परेशान हुए रह सकते हैं, क्योंकि मनुष्य की हजारों साल की जो ज्ञान परंपरा है उसका एक एक शब्द उस ज्ञान परंपरा को अभिव्यक्त करता है। अभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो जनजातियां रहती हैं, सेंटलीज, ओरांग और निकोबारी, और एक बो जनजाति है। उस बो जनजाति की एक महिला थी जो बो भाषा बोलती थी, और वो बो भाषा बोलने वाली महिला जिस दिन भारतवर्ष अपना गणतंत्र दिवस मना रहा था 26 जनवरी 2023, और अंतिम समय में वो चिड़ियों से बात कर रही थी क्योंकि उस भाषा को बोलने वाला एकमात्र वही महिला थी। और उस बो भाषा की अंतिम वक्ता के मरने के साथ साथ लगभग 65,000 साल पुरानी जो पूरी की पूरी ज्ञान परंपरा थी वो नष्ट हो गई। और इसको नोटिस तब किया गया जब 2004 में हिंद महासागर में सुनामी आई। जब सुनामी आई तो लगभग जो सरकारी आंकड़े हैं 2,80,000 लोगों की मौत हुई। उस टाइम के इंडिया टुडे में मैंने फोटो देखी तो बुलडोजर से लाशें उठाई गई और बहुत नुकसान हुआ। लेकिन बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि जो अंडमान की जो आदिम जनजातियां थी वो सारी की सारी उस सुनामी में बच गई। जहां हमारा आधुनिक विज्ञान, आधुनिक टेक्नोलॉजी, डॉपलर रेडार और सब फेल हो गए, वहां उनका 65,000 साल पुराना जो ट्रेडिशनल नॉलेज था, जो उनकी भाषा के माध्यम से व्यक्त हो रहा था, उसने उनके जीवन की रक्षा की। और उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान निकोबारी जनजाति का हुआ, क्योंकि निकोबारी जनजाति वो जनजाति है अंडमान की जिन्होंने अपना गैदरर हंटरर वाला जो रोल है उसको छोड़कर कृषि और उद्यान में आ गए हैं। और उसमें भी अधिकांश निकोबारियों ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है। मतलब जो अपनी लंबी ज्ञान परंपरा थी उसको उन्होंने छोड़ दिया, इसलिए उनका जो सहज अनुभव था उससे भी वो वंचित रह गए। हिमालय की जो भाषाएं हैं उसमें बर्फ के लिए कम से कम 130 से ज़्यादा शब्द हैं, और अंडमानी जो भाषाएं हैं तटीय क्षेत्रों की उसमें वेव के लिए, लहर के लिए 50 से ज़्यादा शब्द हैं। तो ये केवल शब्द नहीं है बल्कि उस शब्द के पीछे पूरा का पूरा उसका कॉन्सेप्ट है। आज हमारे पर्वतारोही अगर एवरेस्ट पे जाते हैं, कहीं और जाते हैं, और वो बर्फ के अगर 150 प्रॉपर्टीज से अगर वो उनकी जानकारी अगर होगी
तो उनका काम कितना आसान हो जाएगा। लेकिन वो सारा का सारा जो नॉलेज है, जो 150 शब्दों से व्यक्त हो रहा है, वो सारा का सारा खत्म हो गया। मैं कहने की बात ये कह रहा हूँ कि केवल हिंदी को बचाने का सवाल नहीं है, बल्कि पूरे विश्व की जितनी भाषाएं हैं उनके बचाने का सवाल है। और अगर वो भाषाएं हमारे हाथ से चली गई तो हमारी जो समृद्ध ज्ञान राशि है उससे हम धीरे धीरे रिक्त होते चले जाएंगे। और ये हमारी, जिसको हम बहुत समृद्धि का समय बोल रहे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी दरिद्रता का समय है वास्तव में। क्योंकि ये जो ग्लोबलाइजेशन है, ये हमारी जैव विविधता के साथ साथ जितनी भी तरीके की हमारी विविधता है, जितनी भी हमारी सांस्कृतिक और भाषाई विविधता है, उस पर एक बहुत बड़ा खतरे की तरह मंडरा रहा है। ग्रीक माइथोलॉजी में एक कथा आती है, प्रोक्रस्टीज की कथा। एक दैत्य था जिसका नाम था प्रोक्रस्टीज, और वो प्रोक्रस्टीज ने अपनी गुफा में एक पलंग बना रखा था लोहे का। जो वहां से गुजरता था उसको पकड़ के वो ले जाता था। अगर वो लंबा निकला उस बेड से तो उसके हाथ पांव काट के उसको बेड के नाप का कर देता था, और अगर वो छोटा निकला तो उसके हाथ पांव खींच के वो बेड के नाप का बना देता था। पूरा का पूरा ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोजेक्ट है वो पूरी मानव जाति को एक सांचे में फिट करने का प्रयास है। हमारे कपड़े कैसे होंगे? स्मॉल, मीडियम, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, इसके अलावा कुछ नहीं। सुंदर कौन माना जाएगा? जिसके बोन्स जो है गालों के निकले होंगे, जीरो फिगर होगा, और जो जो उन्होंने मापदंड बना दिए वो सुंदर माना जाएगा। भाषा कौन सी चलेगी, भाषा कौन सी सुंदर होगी, जो वो बताएंगे वो भाषा सुंदर होगी, वो भाषा हमको जाननी है, पढ़नी है। तो इस तरीके से जो ये ग्लोबलाइजेशन का प्रोजेक्ट है, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हमारी विविधता को खत्म करके हमें एक रूपता की तरफ फिट करने का एक षड्यंत्र है, ताकि उनका मार्केट जो है उस तरीके से चलता रहे। जहाँ तक हिंदी की बात है, लंबा हो रहा है, कि हिंदी के दो तरीके की बातें हिंदी के बारे में सुनाई देंगी। एक तो हिंदी सबसे बड़ी भाषा है, पूरे विश्व के 180 विश्वविद्यालयों में, अमेरिका, जर्मन, ब्रिटेन, इन सब में हिंदी की पढ़ाई हो रही है। 54 से ज़्यादा ऐसी अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन है जो हिंदी में निकल रही हैं। और अभी सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी ने MBA का एक कोर्स, जो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में होता है, उसने अपने स्टूडेंट के लिए 2 सेमेस्टर हिंदी पढ़ाना कंपलसरी कर दिया है, और कहा कि जो 2 सेमेस्टर हिंदी पढ़ेगा उसी को हम MBA की डिग्री देंगे। तो उनका अपना एक एजेंडा है जिसकी वजह से हिंदी वहाँ फल फूल रही है। इस पे हम बिना नाहक ही गर्वित होते हैं, गौरवान्वित होते हैं, क्योंकि इतना बड़ा जो भारतीय उपमहाद्वीप का बाजार है, उसकी मानसिकता को बिना हिंदी उर्दू समझे हम अपना सामान उसमें बेच नहीं सकते हैं। इसलिए तो उनकी हिंदी पढ़नी और पढ़ानी मजबूरी है। लेकिन अपने देश में क्या हो रहा है? अपने देश में पिछले साल यूपी में 10 लाख बच्चे हिंदी के पेपर में फेल हुए, और उत्तराखंड में 10,000, हाई स्कूल और इंटर को मिला के 10,000 बच्चे फेल हुए। और सरकारी हिंदी ने जितना इस देश का नुकसान किया है, हिंदी का नुकसान किया है, उतना किसी और ने नहीं किया है। अभी चुनाव आने वाले हैं, आप लोग देखेंगे, एक लिखा हुआ है प्रक्षेपित वोट। किसी की समझ में नहीं आएगा प्रक्षेपित वोट का क्या मतलब हुआ। प्रक्षेपित मतलब फेंका गया, उसके आगे ब्रैकेट में लिख रहा है रद्द वोट। तो भैया जब रद्द से काम चल रहा है तो इतनी पंडिताऊ संस्कृत निष्ठ शब्द लोगों के सिर पे फेंक के मारने का क्या मतलब है, जिसको कोई समझ नहीं रहा है। तो सरकारी हिंदी में कोई भी जियो, कोई भी शासनादेश, कोई भी प्रारूप उठा के देख लीजिए, अगर आपकी समझ में आ जाए तो ये मैं आप लोगों को चुनौती देता हूँ। अधिकांश हिंदी पढ़ाने वाले कहेंगे कि अंग्रेजी में पढ़ लो, उसमें ज़्यादा आसान है। तो हिंदी के पंडितों ने, हिंदी के प्रोफेसर्स ने जो हिंदी की दुर्गति की है वो किसी दूसरे ने नहीं की है। पुरुषोत्तम अग्रवाल JNU के भाषा संस्थान के अध्यक्ष भी रहे और पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य भी रहे, जो सारे के सारे इस देश के कर्णधारों को निकालने वाली संस्था है। इंटरव्यू भी लेते थे।
उन्होंने एक बार कहा कि मैं अपना आरटीओ गया अपना एक फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि मुझे लाइसेंस बनाना था, ड्राइविंग लाइसेंस। सारे कॉलम फिल कर दिए। उसके बाद उसमें एक कॉलम था कि क्या कभी आप अपस्मार रोग से पीड़ित रहे हैं। तो बोला मेरे समझ में नहीं आया कि अपस्मार रोग क्या होता है। फिर मैं गाड़ी चला के अपना जेएनयू वाले घर पे आया, फिर मैंने डिक्शनरी निकाली, फिर उसमें देखा तो अपस्मार का मतलब होता है लकवा। तो जब लकवा शब्द से काम चल रहा है कि क्या कभी आप लकवा से ग्रस्त रहे हैं, तो वहाँ ऐसी कठिन हिंदी लिखने की क्या जरूरत है कि क्या कभी आप अपस्मार रोग से पीड़ित रहे हैं। भारतीय भाषा संस्थान का विद्वान, यूपीएससी का मेंबर उस भाषा को नहीं समझ पा रहा है। जो ये कॉमन लोग लाइसेंस बनाने जाते हैं वो समझ पाएंगे उसको। लेकिन एक भाषा वैज्ञानिक है यास्पर्स, उन्होंने कहा है कि कठिन शब्दों का प्रयोग भाषा में जनतंत्र विरोधी होता है, आम लोगों का विरोधी होता है। क्योंकि ऐसे कठिन शब्द रहेंगे तो फिर आरटीओ के आसपास एक दलाल वर्ग पैदा होगा जो आपका फॉर्म भरेगा, चाहे आप एमए हो, पीएचडी हो, कुछ भी हो, डीलिट हो हिंदी में, तो वो दलाल वर्ग पैदा करने का काम कठिन शब्द करते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हिंदी जो है जितनी सरल होगी उतना ज़्यादा वो समृद्ध होगी। और केवल हिंदी और भारतीय भाषाएं बचेंगी, कैसे बचेंगी? जब तक कि हम अपना लिट्टी चोखा नहीं बचाते हैं, जब तक हम अपना बाबू बुआ और आमा नहीं बचाते हैं, जब तक हम अपना जो कल्चर है उसको नहीं बचाते, तब तक हिंदी और भारतीय भाषाएं कैसे बचेंगी? क्योंकि उनको तो हमने अपने संग्रहालय में, अजायब घर में रखने की चीज़ें बना दिया है। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं आज हमारी भाषा से बहिष्कृत हो जाएंगी और धीरे धीरे हमारी भाषा मरने की कगार पे पहुंच जाएगी। यूनेस्को ने एक सर्वे कराया, यूनेस्को ने 2013 में, कि पूरे विश्व में भाषाओं की क्या स्थिति है। उसमें उसने 9 पैरामीटर बताए। 9 पैरामीटर में उसने कहा कि इस पे हम भाषाओं को जांचेंगे पूरी दुनिया की। तो जिसको सबसे ज़्यादा 5 अंक मिलेंगे तो मतलब वो फ्लोरिश कर रही है, समृद्ध भाषा है। जिसको 0 मिलेगा मतलब वो दुनिया से समाप्त हो गई है। हिंदी को मिले 3 अंक, नेक्स्ट करना चाहते हैं। और 3 का मतलब है कि भाषा का प्रयोग पारिवारिक क्षेत्रों और बहुत कार्यों के लिए होता है, पर प्रभुत्वशाली भाषा पारिवारिक क्षेत्रों में भी दखल देने लगी है। और ये वास्तविकता है हमारे जीवन की कि वो लोग जो अंग्रेजी नहीं भी जानते हैं वो लोग भी क्या कर रहे हैं, अपने जो निमंत्रण पत्र छपवा रहे हैं उसमें नीचे जहाँ दर्शनाभिलाषी लिखा जाता है वहाँ लिख रहे हैं RSVP, नेगी बंधु, फलाने बंधु, फलाने बंधु, RSVP का पता न तो उसको है जिसके पास कार्ड पहुंचा, और जिसने दिया उसको भी नहीं पता है। क्योंकि हमारे गांव के बहुत सारे दिल्ली में रहते हैं, कोई ड्राइवर है, कोई कुछ है, तो उनके भी कार्ड आते हैं RSVP लिखे हुए। RSVP अंग्रेजी का फ्रेज भी नहीं है, फ्रेंच फ्रेज है, जिसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिल वॉइस प्लेट, इस टाइप से कुछ, कि अगर आपको कार्ड मिला तो आपको सूचित करना है कि मैं आऊँगा, तो तब तो ठीक है, और नहीं आना है तो बताना पड़ेगा ताकि वो उतनी प्लेट खाने की कम कर दें। तो फ्रांस में ब्रिटेन में ये कल्चर होगा, अच्छा होगा, जैसा भी होगा। हमारे यहाँ अगर आपने ये कह दिया कि बता भाई तू आएगा कि नहीं आएगा, तो ये लगेगा कि ये निमंत्रण कम दे रहा, धमकी ज़्यादा दे रहा है। तो हमारे कल्चर से ही वो मेल नहीं खाता, लेकिन हम धड़ल्ले से लिख रहे हैं। तो रामविलास शर्मा जी ने कहा कि इस तरीके से हिंदी जो है राष्ट्रभाषा बनाने के बजाय जिस जद्दोजहद में हम लगे हैं, हिंदी किसी प्रांत की भाषा भी नहीं रहने वाली है। क्योंकि हमने किसी भी दूसरी भाषा को जानना समझना अच्छी बात है, लेकिन हमारे जो सामाजिक सांस्कृतिक चीज़ों का माध्यम है वो हमारी ही भाषा बनी रहनी चाहिए। अंत में मैं गणेश शंकर विद्यार्थी की 2 लाइनें बहुत बढ़िया थी कि यदि मुझे भाषा की आज़ादी और देश की आज़ादी में से कोई एक चुनना पड़े तो मैं भाषा की आज़ादी चुनूंगा, क्योंकि भाषा आज़ाद होने पर देश गुलाम नहीं रह सकता है।
लेकिन देश की आज़ादी चुनूंगा और भाषा की गुलामी चुनूंगा तो देश आज़ाद होने के बावजूद भी गुलाम रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।